हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने आए हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। एग्जैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं कि आयनिक सॉल्यूशंस जो हैं हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। उन आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर कंडक्टिविटी को मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है। आप समझिएगा, हम इससे पहले जो डिस्कस कर चुके हैं अभी तक उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी डेफिनेशंस के ऊपर, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और बाकी सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो हमें कंडक्टिविटी के बारे में पता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है हमें कि हमें कैसे उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम इज दैट कि अब बात अगर करें कि मेजर करना है कंडक्टिविटी को, ठीक है। हम पहले सॉलिड की बात करें, इनकेस हम सॉलिड वायर के अंदर हमें मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। तो सॉलिड वायर का कंडक्टिविटी मेजर करना हो या फिर आप उसका रेजिस्टेंस मेजर करना होता है आपको, तो आप क्या करते हैं, वायर्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने का मतलब क्या, आप रियोस्टेट से आप वायर को जोड़ देंगे, ठीक है, या फिर आप वायर को एमीटर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तरीका रहता है। मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो क्या हो, करंट की बात हो, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अब जो हमारी डीलिंग होने वाली है वो हमारी बात होने वाली आयनिक सॉल्यूशन से। तो वो एक सॉल्यूशन है, वो एक लिक्विड कंटेंट है। लिक्विड आपका क्या है, सब्सटेंस है। और लिक्विड सब्सटेंस की आप कंडक्टिविटी कैसे मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहता है, ठीक है। तो वो चैलेंज रहता है, तो उसके कुछ सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अकर होती है आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर अपन बात कर लेते हैं, देन फिर अपन उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम आती है, पहली प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। मैं आपको समझा दूं हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये आयनिक सॉल्यूशंस हैं, इन आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर कंडक्टिविटी जो रहेगी वो कितनी रहती है या कितनी नहीं रहती, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। होता क्या है, फर्स्ट थिंग दैट डीसी, ठीक है, कि जो डीसी करंट अगर आप उसके अंदर फ्लो करते हो, तो डीसी करंट फ्लो करने की वजह से अपन कह सकते हैं कि भाई जो लिक्विड है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। केमिकल कंपोजिशन चेंज होने का मतलब क्या, इसके अंदर एक प्रोसेस अकर होता है, अपन कह सकते हैं डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन आपके इसके अंदर प्रोसेस शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो आयंस होंगे आपके, ठीक है, जैसे मान लीजिए Na+ और Cl- है, ठीक है, वो या तो आपके क्या होने लग जाएंगे, ऐड होने लग जाएंगे, या फिर और ज्यादा क्या हो जाएंगे, डिवाइड होने लग जाएंगे। तो कंडीशंस क्या है कि जो आयंस का केमिकल कंपोजिशन जो है, वो आयंस का केमिकल कंपोजिशन ही आपका क्या होने लग जाता है, पूरी तरीके से चेंज होने लग जाता है। तो उस बेसिस पे अगर आपने जो यूज किया है, क्या चीज, आयनिक सॉल्यूशन आपने जो यूज किया है, अगर अपन बात करें कि किसी करंट के फ्लो करने से, ठीक है, उसके अंदर वो आयनिक सॉल्यूशन रहता ही नहीं है बल्कि कोई और ही आयनिक सॉल्यूशन बन जाता है, तो फिर उसकी कंडक्टिविटी आप प्रॉपर्ली मेजर करने का कोई सेंस आपका बचता नहीं। तो हम ये कह सकते हैं डीसी करंट फ्लो करने से हमारे को क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, दैट्स व्हाई हम डीसी करंट उसके अंदर नहीं फ्लो कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम हमारी ये रहती है। दूसरी प्रॉब्लम रहती है कि जो ये आपका जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई हाउ टू कनेक्ट इट टू मेटेलिक कंडक्टर्स। आप उसे मेटेलिक कंडक्टर्स के साथ कैसे जोड़ेंगे, आप उसे कैसे अटैच करेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको लगाना है तो लिक्विड सॉल्यूशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान हम कैसे करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, डीसी करंट की जगह हम यूज करते हैं कौन सी, एसी, अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट का क्या काम है, अल्टरनेटिव करंट का काम ये रहता है कि आयंस जो होते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट जो होती है वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलती, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं आयंस जो होते हैं उसके थ्रू अलग अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, ठीक है। आपके लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डिफरेंट पार्ट में रहेंगे, ठीक है, और वो फ्लो भी आसानी के साथ कर सकेंगे एक डायरेक्शन में, अगेन सेकंड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आयंस को फ्लो करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है, आसानी के साथ आप आयंस फ्लो कर पाते हैं, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं हम यूज करेंगे कौन सी करंट, एसी करंट। ना एसी करंट के साथ साथ हमें यूज करना है, जैसे लाइक नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, हम व्हीटस्टोन ब्रिज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम आर निकालने वाले हैं। तो उसके अंदर एग्जैक्टली हम जो मेजर करने के लिए, एसी करंट मेजर करने के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बट आपको गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करके क्या यूज करना है, हेडफोन।
ठीक है। आपको यूज करना है हेडफोन, जिसके थ्रू आप आसानी के साथ पता लगा सकें कि भाई उसके अंदर एसी करंट आपके फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आपके दो तरीके रहेंगे कि आपको करंट जो है डीसी करंट से एसी करंट कन्वर्ट करनी है, या फिर एसी करंट आपको इसके अंदर फ्लो करनी है, दोनों में से एक चीज। और आपको हेडफोन यूज करने हैं, ठीक है, वो कहां यूज करना है अपन डिस्कस करेंगे ना। दूसरी चीज है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है, सेकंड समस्या जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन की है। तो लिक्विड सॉल्यूशन को क्लियर मतलब कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं सेल, कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल एग्जैक्टली क्या चीज है मैं आपको समझा दूं। ठीक है, ये एक टाइप का एक डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं, ठीक है, हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं। हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम के आप लगा रहे हैं, पीटी, ठीक है, प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड्स एंड देन उनके साथ कॉपर का वायर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, कॉपर का वायर कनेक्ट करने के बाद आप उस कॉपर के वायर को पैक कर दीजिए किसके अंदर, ग्लास की ट्यूब। और उस ग्लास की ट्यूब में जो आपको भरना है वो है Hg। ठीक है, अंदर रहेगा Hg, ये रहेंगे Pt प्लेटिनम, ठीक है, और ये रहेगा ग्लास ट्यूब। ठीक, अब क्या कंडीशन रहती है, क्यों भरते हैं अपन पारा या फिर Hg मरकरी अपन क्यों भरते हैं उसके अंदर, क्योंकि ताकि ये वायर जो है वो ग्लास ट्यूब से आपकी क्या रहे, सेपरेटेड रहे, बराबर डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, ताकि वो उसके अंदर बाकी क्या रहेंगे, वो डाउन आपके मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो कॉपर वायर है ये आपके जो रहेंगे, ये कौन से कॉपर वायर रहेंगे, Cu वायर्स। अब क्या कंडीशन है कि ये जो आपके रहे, ठीक है, आप उसे क्या कर दीजिए, एबोनेट के एक खोल में आप क्या कर लीजिए, पूरी तरह से पैक कर दीजिए, और यहाँ आप भर दीजिए क्या, लिक्विड भर दीजिए, जिसके अंदर ये आपके डूबे रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी सेल कहलाएगा। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आपके निकल गए वायर्स। इन वायर्स को आप कहीं पे भी कनेक्ट कीजिए, और जैसे आप मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आप कोई भी चीज मेजर करते हैं, उसी तरीके से आप इस कंडक्टिविटी सेल को कहीं पे भी कंडक्ट या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है, दूसरा स्वरूप जो कह सकते हैं, ठीक है, वो स्वरूप क्या रहेगा कि भाई आप अपन ये मान के चलते हैं जैसे कि ये ग्लास है, ठीक है, ये प्लेटिनम के जो दोनों कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब्स हैं, ये इनको कवर करती हुई, ठीक है, और ये आपके जो रहेंगे, ये कह सकते हैं हम, ठीक है, ये वायर्स आपके कंडक्टर यहाँ कह सकते हैं, जोड़ेंगे आप इसको। ठीक है, ये आपका जो रहेगा ये ग्लास ट्यूब रहेगी। ठीक है, और एक तरीका ये भी, मतलब दो मेथड्स रहते हैं इसको, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए दो मेथड्स रहते हैं, इसको कवर करने के लिए अपन कह सकते हैं, इसको अपन पैक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आप कंडक्ट कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है आप इसके अंदर भर दीजिए, ये आपके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड रह गए। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब पैक हो गए उसी के अंदर। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब्स कॉपर के वायर को कनेक्ट कह सकते हैं पैक कर लिए, और ये आपका कंडक्टर आपको जो जोड़ना है यहाँ पे जोड़ना है। तो ये दो मेथड रहते हैं, ठीक है, सेल बनाने के। ठीक है, जो कंडक्टिविटी सेल बनाने के दो मेथड रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो दोनों सेल्स जो हैं वो आप आसानी के साथ मेटालिक कंडक्टर्स के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी मेजर कैसे करनी। तो कंडक्टिविटी मेजर करने का मेथड जो रहता है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, C = 1/r। R मेजर कर लिया मतलब आपको क्या मिल गया, C। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर मेजर करनी है तो हमारे पास जो कंडीशन रहती है C × X। ठीक है, X अपन ने किसको लिया है, X अपन ने लिया, सॉरी हाँ, C × X। ठीक है, C तो अपना जो रह जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है, और X जो रह जाएगा वो सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या रहती है, X आपका सेल कांस्टेंट है। ठीक है, हमें सेल कांस्टेंट जो होता है वो क्या करना रहेगा, आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, द
द पॉइंट इज दैट सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पहले, ठीक है, अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमें R कैसे निकालना है। सबसे मेन कड़ी जो रहेगी C कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्या कैलकुलेट करना रहेगा, R कैलकुलेट हो गया तो C कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोकस है R पे। तो R कैलकुलेट करने के लिए हम, ठीक है, एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन प्रोसेस, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रोसेस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रोसेस के अंदर क्या है, हम एक सिस्टम बिठाते हैं जिसके अंदर दो रेजिस्टेंस अपन लेंगे जिनके अपन को रेजिस्टेंस कंफर्म हो, याद हो, ठीक है, या फिर पता हो, ठीक है। दो रेजिस्टेंस अपने वो होंगे जो नोन होंगे, और एक रेजिस्टेंस जो होगा जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस जो हमारा होगा ये, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं। इसका डिटेल्ड डेरिवेशन आप फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट हम उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे कि अपने पास ये आपके पास वायर्स है, ठीक, और ये आपने यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जोड़ते हैं नॉर्मली गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ से जोड़ दीजिए आप बैटरी या फिर ऑसिलेटर, ठीक है। तो बैटरी नहीं, हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, ऑसिलेटर यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये चार रेजिस्टेंस हैं। इसके अंदर से मैं आपको बता दूं, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपका जो रहेगा कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस रहेगा, जिसे हम मान रहे हैं, जैसे इसे मान लूं मैं R1, इसे मान लूं मैं R2, इसे मान लूं इसे मान लूं R4, इसे मान लेता हूं R3, R1 R2 R3 R4, ठीक है। ये सेट रहेंगे हमारे पास। और दूसरी चीज ये ऑसिलेटर है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की जगह हमें यूज करना था, एसी की वजह से हमें यूज करना रहेगा हेडफोन, ठीक है, तो वो हम हेडफोन यूज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये अपना जो रहेगा ये व्हीटस्टोन आपका ब्रिज रहेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कंडीशंस रहेंगी, कंडीशंस ये रहेंगी, जो हमारे को रेजिस्टेंस नोन है वो रेजिस्टेंस कौन से हैं, नोन रेजिस्टेंस जो है वो R3 और R4 है, ठीक है। R3 और R4 नोन रेजिस्टेंस है और रेजिस्टर्स हैं, सॉरी। और ये R1 जो है वो हमारा जो है, हमने कौन सा रेजिस्टर लगाया है, जो आप कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं, जो आपका, ठीक है, रियोस्टेट अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई R2 अपन को कैलकुलेट करना है। तो R2 के लिए ये अगर सिस्टम में आपका ये कनेक्टेड रहता है, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, तो इसके थ्रू जो आपका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला रहता है R2 मल्टीप्लाइड बाय R3, बैलेंस्ड रहता है। R2 मल्टीप्लाइड बाय R3, R1 मल्टीप्लाइड बाय R4 इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R4। तो R2 आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाइड बाय R4 अपॉन R3। तो ये आपका रहेगा R2 इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R4, ठीक है, अपॉन में R3, ठीक है। तो इससे अपन क्या निकाल पाएंगे, R2 निकाल पाएंगे। और ये R2 अगर अपने पास आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम इस R को पुट करेंगे किसके अंदर, C के अंदर, इस C के वैल्यू के अंदर, और अपन क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, C कैलकुलेट कर पाएंगे। ध्यान देने योग्य क्या बात है, ध्यान देने समझने वाली बात है, R हमें कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करके हमें C में लिखना है और C कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि भाई X कैसे कैलकुलेट करो। अगर मुझे K कैलकुलेट करना है, कप्पा कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मुझे X कैलकुलेट करना रहेगा। तो X कैलकुलेट करने का क्या मेथड रहेगा कि भाई आप क्या करो, आप एक काम कीजिए, आप एक बार क्या कीजिए कि ये जो तरीका है, ठीक है, ये जो मेथड है, ये आपका पूरा मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। आप इस बेसिस पे अगर अपन कहें K इक्वल्स टू CX, ठीक है, K इक्वल्स टू CX की बेसिस पे आप X की बात करें, तो X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K अपॉन C इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है। ये कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रहेगी और R जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। आप समझिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट, अगर ये आप सेल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इस सेल के लिए सेल कांस्टेंट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रह जाएगा, क्योंकि वो उसकी वैल्यूज के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम
सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेल के अंदर, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल के अंदर हम क्या करते हैं, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप क्या करते हैं, पहले फिल करते हैं। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के बाद आप उसका क्या निकालते हैं, आर को निकालते हैं, आर, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के बाद आपने उसका आर निकाल दिया, ठीक है। आर निकालने के बाद आपने आर निकालने से आपके पास सी निकल जाएगा, ये कंडीशन सारी जाएगी, ठीक है। तो आप इसके थ्रू क्या करेंगे, के कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, वो कंडक्टिविटी आपको मेजर हो जाएगी, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझिएगा, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कंडक्टिविटी KNOWN नोन है, तो आप समझिएगा, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको नोन है, तो ये तो हमारे पास आ चुका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। नाउ सी हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज से आएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या निकाल पाएंगे, x इक्वल्स टू k हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी और r की वैल्यू आ जाएगी। तो उस बेसिस पे हम निकाल पाएंगे क्या, x अपने पास आ जाएगा। इस सेल के लिए x का मान क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू होगी, उसे आप अलग रखें, x की वैल्यू को हमने अलग रख दिया, ठीक है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली जो यूज में लिया जाता है, वो नॉर्मली यूज में लिया जाता है KCl, ठीक है। KCl की जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वैल्यू है, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू हमें पता होती है पहले से, ठीक है। उस बेसिस पे हम क्या निकाल पाते हैं, x फाइंड आउट कर पाते हैं। तो बात वही है, अब हम पीछे चले जाते हैं वापस, ठीक है, कि जो अननोन आपका जो इलेक्ट्रोलाइट आप भरेंगे, ठीक है, उसके लिए आप कैसे, आप r तो इससे निकालना है आपको, ठीक है। तो r की वैल्यू के थ्रू आप c निकाल पाएंगे, ठीक है। और x की वैल्यू आपको जो पुट करनी है, क्योंकि सेल कांस्टेंट के बेसिस पे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे आप x निकाल चुके हैं, तो आप आसानी के साथ x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, ठीक है। और जो r की वैल्यू है आपको यहां से मिली गई है, तो c यहां से निकला, तो c की वैल्यू यहां से पुट करेंगे और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तरीका रहेगा, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किस तरीके से हम मेजर करेंगे, मैं आपको वापस समझा दूं, प्रोसेस कोई कंफ्यूजन वाला इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम जो सारी कह सकते हैं, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर मेन प्रॉब्लम आती है हमारे को सेल कांस्टेंट को मेजर करने में। आर के लिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, उससे सी निकल जाएगा, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाले, तो पहले आप एक काम करिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, कंडक्टिविटी जिसका आपको मालूम हो। तो कंडक्टिविटी आपको मालूम है, ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करके नॉन इलेक्ट्रोलाइट को आप उससे आर निकाल सकते हैं, तो आर और के के बेसिस पे आप एक्स निकाल पाएंगे। वो एक्स आपके इस सेल के लिए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब जितनी बार कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट इस सेल के अंदर भरेंगे, आपका जो x जो रहेगा वो इक्वल, वो आपका जो रहेगा वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो x आपको वैल्यू एक बार पता चल जाती है इनकेस, ठीक है, इस सेल के लिए, ठीक है, जो भी सेल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस सेल के लिए x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो वो आप पुट कर करके फिर आप दूसरे जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं, वो आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम्स रही उसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या करेंगे उसके ऊपर डिस्कस किया। व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया आज के वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर अपन जो बात करेंगे कि डाइल्यूशन बढ़ा देने से या कंसंट्रेशन घटाने या बढ़ाने से, ठीक है, एग्जैक्टली जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको वही कहूंगा कि बेसिक जो पार्ट है आपका, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, उसको आप हर बार, ठीक है, 2-3 दिन में एक बार चेक कर देना जब तक कि आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर यही डेफिनेशन और वो पार्ट जो है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब चीजों के बाद बीच में सेग्रीगेशन करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थैंक यू।